हेलो बच्चों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जेन टू जेनेटिक्स। बच्चों, मैं आपका एके लेके आ गई हूँ जे प्रक्रम का एक बेहतरीन सा सीरीज। बच्चों, मैं पिछले क्लास में जे प्रक्रम का कुछ टॉपिक डिस्कस करा था, जिसमें क्या था, जे प्रक्रम का परिभाषा क्या है, जे प्रक्रम क्या है, जे प्रक्रम में क्या क्या पढ़ना है, वो 4 प्रकार का हमने देखा था, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। बच्चों, वहाँ पे कुछ पोषण में हम लोग पढ़ाए थे कि स्वपोषी पोषण होता है, विषम पोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण क्या होता है और परपोषी पोषण क्या होता है। तो अब है क्या, परपोषी पोषण को हम लोग आगे अब डिटेल्ड वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मेरा नाम आशुतोष कुमार है। बच्चों, आप हमको एके बोल सकते हैं और बीएससी जूलॉजी में किया हूँ बच्चों, और एम्स क्वालिफाइड हो पटना, और यहाँ से जेसीसी भी जो एग्ज़ाम होते हैं झारखंड के लिए, उसमें मेरा 25th रैंक है झारखंड बीएससी नर्सिंग में। और बच्चों, मैं अभी जय प्रक्रम को आगे डील करूंगा, जिसमें आ गए हैं अलग अलग टॉपिक। तो सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा कौन सा, विषम पोषी के प्रकार। क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने परपोषी क्या होता है, स्वपोषी क्या होता है, ये मैंने बता रखा था। तो विषम पोषी का बच्चों दूसरा नाम क्या पे है, विषम पोषी का दूसरा नाम मैंने बताया था परपोषी। याद करने का ट्रिक भी मैंने पिछले क्लास में बताया था। परपोषी, पर मीन्स पराया और पोषी मीन्स भोजन बनाने वाला। तो जो दूसरे पे भोजन बनाए वो परपोषी कहलाएगा। तो खैर, विषम पोषी क्या होता है या परपोषी के प्रकार क्या क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, वो हम लोग आइए देखते हैं। तो जैसे विषम पोषी के बारे में पहला प्रकार जो हम लोग देखेंगे वो क्या कहलाएगा, परजीवी पोषण। बच्चों, याद है मैंने पिछले क्लास में ही बोला था कि अगर बायो या साइंस का अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो क्या करना है, वर्ड को तोड़ना चालू करना है। वर्ड को जैसे हम लोग तोड़ेंगे शब्द उसके सामने आ जाएगा। तो पहला प्रकार है परजीवी। पर मीन्स बच्चों क्या होता है, पराया, है ना, और जीवी मीन्स जीवन, जो अपना जीवन पराये पर मीन्स दूसरे पर निर्भर करेगा, वो हो जाएगा तुम्हारा परपोषी जीव। तो आइए देखते क्या होता है। वह पोषण प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर के अंदर या ऊपर रहकर प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। बच्चों, सीधा शब्दों में यह समझा जाए कि अगर कोई जीव होते हैं, अगर वो किसी अन्य जीव पर अपना जीवन यापन अपना निर्भर करते हैं तो वह परजीवी पोषण कहलाते हैं। कुछ बच्चों, जैसे देखिए एग्जाम्पल मेरा जू आ जाएगा, है ना, जू हो गया, अमरबेल हो गया। जू क्या करते हैं, हमारे सर पे क्या रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, पोषण अपने लेते हैं हमारे शरीर से। अमरबेल का पौधा होता है वो ले लेता है। और कुछ परजीवी आंतरिक होते हैं, कुछ बाह्य होते हैं। बाह्य में तो ये हो गए जो बाहर से हम लोग के निर्भर होते हैं, जू हो गया, अमरबेल हो गया। लेकिन कुछ क्या होते हैं, आंतरिक परजीवी होते हैं, है ना। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में हम लोग लेके नहीं चलेंगे, लेकिन जो आंतरिक का उदाहरण जान लेते हैं। जो हम लोग का आंत में होता है ना, छोटी आंत बड़ी आंत जो होते हैं पेट के अंदर, उसमें क्या होते हैं, कुछ पैरासाइट्स लग जाते हैं ना, जैसे फ्लैटवर्म वगैरह होते हैं। ये क्या होते हैं, हम लोग के आंत में आके अपना पोषण का क्रिया करते हैं। वो तो अंदर होते हैं, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक परजीवी, है ना। और ये जो जू हो गया, अमरबेल हो गया, ये जो है वो हमारे बाह्य परजीवी में आते हैं। तो ये था तुम्हारा आपका परजीवी पोषण। बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है मृत पोषी पोषण। फिर बच्चों वर्ड को तोड़ो, मृत पोषी पोषण, मरा हुआ भोजन में जो अपना जीवन यापन करते हैं वह मृत पोषी पोषण कहलाते हैं। आइए देखते हैं बुक वाली लैंग्वेज में क्या लिखा है। वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीवों या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें क्या है, भोजन मरे हुए जीवों पे, या तो अगर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वह सड़ जाएं या गल जाएं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वह मृत पोषी पोषण कहलाते हैं। तो जैसे जितने भी बैक्टीरिया, फंगी जो है, ये सब क्या है तुम्हारे मृत पोषी पोषण। वही उदाहरण है, फफूंद हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया। तो ये आपका रहा था मृत पोषी पोषण। बच्चों, थोड़ा सा अपना रिलेट करते चलिएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में जा रहा है सारा सीरीज। तो थर्ड जो हो गया वो प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में क्या होता है कि प्राणी संपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप से ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए उदाहरण पहले समझ लीजिए कि प्राणी संपोषण के जो होते हैं वो उदाहरण कौन कौन होते हैं। प्राणी संपोषण के उदाहरण तो सबसे पहला जो होता है वो मनुष्य होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ठोस या तरल सभी को क्या करते हैं, अपने अंदर में ग्रहण करते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, पाचन करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चालू करते हैं। ठीक वैसा ही जो होता है वो अमीबा करता है। अमीबा क्या करता है, अपने भोजन को, आपने पढ़ा होगा क्लास 8 से कि ऐसा एक अमीबा होता है, वो अपना भोजन को क्या करता है, घेर लेता है अपने कूट पादों की सहायता से, फिर वो अपने भोजन को अंदर ग्रहण करता है जिसका नाम होता है अंतर्ग्रहण। फिर क्या करता है, अपने
पाचन का काम करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, वो पाचन कहलाता है। फिर अवशोषण कहलाता है। अवशोषण क्या होता है? जो वो पार्टिकल, जो भोज्य पदार्थ जो लाया है शरीर में, उसका जो होता है मुख्य न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, वो क्या करता है? बॉडी के अनेक कोशिकाओं तक पहुंचाता है, वह अवशोषण कहलाता है। खैर बच्चों, तो प्राणी संपोषण क्या होता है? प्राणी संपोषण अपने जीवों में अपना भोजन जो होता है ठोस या तरल रूप से जो ग्रहण करते हैं और वो पाचन करते हैं, तो वह प्राणी संपोषण कहलाता है। उदाहरण में अमीबा और मनुष्य दोनों का। बच्चों एक क्वेश्चन आएगा क्लास 10 में ही पूछा जाएगा कि अमीबा और मनुष्य का, या तो अमीबा का जो होता है वो किस प्रकार का पोषी पोषण में आते हैं, तो उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? प्राणी संपोषण। या और मनुष्य, बच्चों अगर पूछा जाए कि क्या अमीबा और मनुष्य का भोजन पाचन करने की क्रिया समान है, तो उसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि दोनों का जो क्रिया शैली होता है भोजन को ग्रहण करने का वो सेम होता है कि पहले भोजन को हम लोग अंतर ग्रहण करेंगे, फिर उसको पाचन करेंगे, फिर अवशोषण करेंगे, फिर बहिक्षेपण करेंगे, फिर उसको शरीर से हम लोग बाहर करेंगे। तो सेम प्रक्रिया होता है अमीबा और मनुष्य में, जो प्राणी संपोषण में आते हैं। अब जो होता है वो प्राणी संपोषण में बच्चों, पहला तो मनुष्य भी आते हैं, तो प्राणी संपोषण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिनका पहला प्रकार होता है शाकाहारी पोषण। बच्चों अभी इस चैप्टर का जो सबसे स्ट्रॉन्ग बात ये हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को ऐसा जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग अपने लाइफ में सुने होंगे, जैसे शाकाहारी हो गया, मांसाहारी हो गया, सर्वाहारी हो गया। तो इसमें कोई रटने वाली बात है नहीं, बस चीज़ों को कैसे सजा के लिखना है वो आपको आना चाहिए। तो पहला जो होता है वो प्राणी संपोषण के जो प्रकार है वो क्या कहलाएंगे? शाकाहारी पोषण। तो शाकाहारी पोषण सीधा सी बात होगा कि इस पोषण में जीव अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, है ना। शाकाहारी क्या करते हैं? जो साग वगैरह का भक्षण करते हैं ना, हरे पेड़ पौधों से जो उत्पादन होते हैं उनको खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। ठीक है, तो क्या है सिंपल से, इस पोषण में जीव अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। तो जैसे बकरी हो गया, खरगोश हो गया, हिरन हो गया, भेड़ हो गया, और भी बहुत सारे जानवर हैं जो कि शाकाहारी जीव कहलाते हैं, जो शाकाहारी पोषण करते हैं। जो नेक्स्ट जो है शाकाहारी के बाद वो मांसाहारी। मांसाहारी जीव बच्चों सीधी सी बात, मांसाहारी मांस को खाने वाले, मांस मछली को भक्षण करने वाले जीव क्या कहलाएंगे? मांसाहारी जीव। तो इस पोषण में जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से मांस के रूप में ग्रहण करते हैं, वह मांसाहारी जीव कहलाते हैं ना। दूसरे जीवों से मांस के रूप में जो खाएंगे वो मांसाहारी जीव कहलाएंगे। जैसे हो गया शेर हो गया, शेर को कभी आपने देखा है कि सब्जी वब्जी बैठ के खा रहा है? या चीता को कभी देखा है कि पार्टी में हम लोग को पनीर वनीर खा रहा है, उसको ये सब चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये सब कैसे जीव आते हैं बच्चों? मांसाहारी जीव में। और बाज, है ना, कुछ जो है टॉपिक जंगली जीव को भी ले लिया, और कुछ जो हवा में होते हैं, पक्षी वगैरह में जो होते हैं वो बाज होते हैं। तो ये सब जो है वो मांसाहारी जीव कहलाते हैं, जो मांस मछली को भक्षण करते हैं। अब जो नेक्स्ट आ गया वो सर्वाहारी है। सर्वाहारी मीन्स पहला तो आ गया शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी। अब जो होगा दोनों को मिला के जो करेंगे वो क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी पोषण। तो जिस पोषण में जीव अपना भोजन पौधों या जंतु दोनों से ग्रहण करते हैं वह सर्वाहारी कहलाते हैं। तो बच्चों से मेरा एक क्वेश्चन है कि सर्वाहारी का एक एग्जाम्पल बताइए जो मनुष्य के अलावा होगा। तो मनुष्य तो है ही ना सर्वाहारी, जो मन किया तो मीट मछली भी खा लिया, मन किया तो सब्जी वगैरह भी खा लेते हैं। तो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो सर्वाहारी में आता होगा मनुष्य को छोड़ के, कमेंट में बताइए। खैर अभी हम बता रहे हैं, एक ठो बिल्ली है ना, बिल्ली दूध भी पी लेता है और कोई मांस मछली भी खा लेता है। तो हो गया सर्वाहारी पोषण। इस पोषण में जीव अपना भोजन पौधों या जंतु दोनों से ग्रहण करते हैं, वह सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली इत्यादि। अगर आपको ये सब तीनों चीजों में, सर्वाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी में, अगर किसी को अभी भी अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। खैर अब आते हैं हम लोग आगे, जीवों में पोषण की आवश्यकता। ये सबसे बड़ी टॉपिक है बच्चों की पोषण। तो अब हम लोग पढ़ लिए कि पोषण हम लोग को जरूरी होता है, पोषण से हम लोग को पोषक तत्व मिलता है जो हमारे कोशिकाओं का निर्माण में सहायता करता है, जो हम लोग को ऊर्जा मिलता है जिससे हम लोग अपना कार्य को कर पाते हैं, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन जीवों में पोषण की आवश्यकता पड़ती क्यों है? तो उनका निम्न कुछ कारण है बच्चों। तो देख लेते हैं कि विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए, ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए, है ना, कि विभिन्न कार्यों को करने के लिए हम लोग को क्या
करना पड़ेगा, पोषण को मिलेगा, क्योंकि पोषण नहीं अगर हम लोग को मिलेगा तो हम लोग के अंदर ऊर्जा नहीं आएगा, और अगर ऊर्जा नहीं आएगा तो हम लोग कोई भी काम को नहीं कर पाएंगे। तो पहला तो रीजन ये हो गया कि कार्यों को पूरा करने के लिए और ऊर्जा को भी पूरा करने के लिए हम लोग को पोषण मिलना बहुत ही जरूरी है। दूसरा क्या, शरीर के रख रखाव तथा कोशिकाओं की टूट फूट में मरम्मत करने के लिए। तो कोशिकाओं का टूट फूट कौन मरम्मत करेगा, क्योंकि उनका ही तो एटीपी मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, जिनके कारण कोशिका क्या होगा, अपना नया कोशिका को बना पाएगा। तो दूसरा रीजन हो गया ये। अब भाई देख तीसरा रीजन क्या होना नंबर में, क्या, शरीर के विकास तथा वृद्धि के लिए, है ना। कि अगर कभी कभी देखें हम लोग कि कुपोषण वाले जो बच्चे होते हैं कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषित बच्चे जैसे हाथ का पतला हो जाना, है ना, माथा का बड़ा हो जाना, या तो काफ़ी लंबे हो जाएं लेकिन शरीर ना लगने के कारण ये मेरुदंड जो है वो डाउन हो जाते हैं। कभी कभी बच्चे हाइट नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए शरीर के विकास तथा वृद्धि के लिए जो होते हैं वो पोषक तत्व तो बहुत ही आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शरीर में अपने आप होने वाली प्रक्रियाओं को चलाने के लिए, क्योंकि बच्चों बहुत से ऐसी क्रियाएं जो होती है वो शरीर में हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बस वो अपने आप चलती रहती है। जैसे श्वसन हम लोग ऐसा हो सकता है कि रात में क्यों ही हम लोग सोते हैं ना, तो रात में हम लोग श्वास कह लेंगे झूठ में, तो हम लोग श्वसन ना लें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और क्या है तुम्हारा हृदय का धड़कना, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि सुनो हृदय अभी आधा घंटा तुम मत धड़को, एक काम करना आधा घंटा भी मत धड़को, आधा घंटे के बाद तुम 200 की स्पीड में धड़क लेना। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हार्ट का धड़कना, हृदय का जो धड़कना है वो कहीं ना कहीं अनैच्छिक क्रिया है ना, और अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो ऐसा ही बहुत से होते हैं जो हमारे शरीर में हमारे ना चाहने के बाद भी प्रक्रियाएं चलती रहती, तो उसके लिए भी जो होते हैं पोषक तत्व तो बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो ये थे कुछ पोषक तत्व तो हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है उसके लिए। तो बच्चों अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अब आता है एक नया पॉइंट, रंध्र इंग्लिश में उसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। रंध्र अगर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जिस तरह हम लोग को बालों में जैसे शरीर में हर एक क्या होता है, बाल होते हैं, रोमे में क्या होते हैं, गैस के आदान प्रदान होता है, उसी तरह पूरे पेड़ पौधे में भी क्या होते हैं, पत्तियों में रंध्र होते हैं। जिस प्रकार हम लोग के जैसे रोमे में हर पूरे शरीर में छिद्र होते हैं, उसी तरह क्या होते हैं, पत्तियों में भी छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पौधों में रंध्र का काम क्या होता है, तो पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ना, कि पत्तियों का ये सतह है ऐसा, ये छिद्र पाए जाते हैं जो कि एक होल होते हैं। आप बच्चों सर ये हम लोग देखे कहाँ पे, तो ऐसे तो नॉर्मल पत्तों में नहीं देखा जाएगा, लेकिन हाँ बरगद के पत्तों को क्या करना, बरगद के पत्ते को तोड़ के पानी में फुला दीजिए, उसके बाद ऊपर का जो छिलका उसको छील लीजिए और धूप में ऐसे देखेंगे तो हम लोग को क्या है, वो छिद्र देखने को मिल जाएगा। तो पत्तियों की सतह पर छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पौधों से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जैसे कुछ कुछ होते हैं पौधों में भी कई अंग जो कि गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। तो जो तुम्हारा रंध्र है वो क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान में भी सहायता करते हैं, है ना। तो ये इसे हम लोग छिद्र को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। आते हैं एक बार फिर से समझते हैं। जिस तरह हमारे शरीर में रोवे में, पूरे शरीर में रोवे होते हैं जो कि होल होते हैं, उसी तरह पेड़ पौधों में भी क्या होता है, उनके पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग रंध्र कहते हैं। रंध्र कहाँ पाया जाता है, पत्तियों के सतह में। देखने को कहाँ मिलेगा, हम लोग के बरगद, जैसे बरगद इसलिए बोल रहे हैं बच्चों क्योंकि जो बरगद का जो रंध्र होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, जो कि हम लोग को नॉर्मल आंखों से दिख सकता है। बाकी अगर और पौधों का देखना है तो उसके लिए सूक्ष्मदर्शी का हम लोग इस्तेमाल करना पड़ेगा। खैर आते हैं कि रंध्र का काम क्या है, रंध्र वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को पूर्ण करता है। एक कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों, वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कभी देखें हम लोग भाप को क्या होता है, जैसे हम लोग गर्म चीजों को चढ़ाते हैं गैस में तो क्या हो जाता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो रंध्र में भी क्या होता है, रंध्र जैसे दिन में क्या होता है, स्टोमेटा खुला हुआ होता है, रंध्र खुला हुआ रहता है, तो धूप पड़ने के कारण क्या होता है, वो पानी जो होता है वो भाप के रूप में उड़ जाता है, इसलिए ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी करता है। अब देखते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वैसे तो मैं बता दिया, लेकिन एक बार बुकीज लैंग्वेज में, भाप वाष्प को बाहर करने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कहने का मतलब पानी को जो गर्म करके उड़ जाता है वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाते हैं। यह क्रिया पौधों के पत्तियों में उपस्थित होते हैं, पौधों की पत्तियों में उपस्थित होते हैं। क्यों, क्योंकि जो रंध्र होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पत्तियों की सतह में ही पाया जाता है, इसलिए जो क्रिया होता है वो पत्तियों की सतह में होता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि यह जल का हानि
करता है। जल का हानि कहने का मतलब जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, जैसे हम लोग स्वेट बाहर निकलता है, पसीना बाहर निकालता है, हम लोग के लिए छिद्र क्या है, ये रोमे हम लोग का छिद्र के समान है। तो जिस तरह यहाँ से स्वेट बाहर निकलता है, पसीना बाहर निकलते हैं, उसी तरह रंध्र से क्या होता है, जल बाहर निकलता है, इसलिए जल का हानि का क्रिया कहते हैं। अब आता है रंध्र की कार्य प्रणाली। रंध्र कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, काम कैसे होता है। तो बच्चों देखो, रंध्र क्या होता है, रंध्र कभी खुल जाते हैं और कभी बंद हो जाते हैं। तो रंध्र खुलता कब है, रंध्र बंद कब होता है, कॉन्सेप्ट है भाई। देखो, अगर रंध्र खुलने का रीजन क्या, पेड़ पौधे को भोजन चाहिए, है ना, पेड़ पौधे को भोजन चाहिए, और भोजन उनको कब मिलता है, सूर्य की प्रकाश की किरण से, और सूर्य कब आता है, दिन में। तो अगर हम लोग को कुछ खाना होता है तो मुंह खोल के खाते हैं या मुंह बंद करते देते हैं, कॉन्सेप्ट है कि खोल के खाते हैं सर। तो दिन में सौर ऊर्जा मिल रहा है इसको, अब सौर ऊर्जा को इसको ग्रहण करना होता है, ठीक है ना, तो वो मुंह बंद करेगा या खोलेगा, तो खोलता है। तो कहने का मतलब जो रंध्र जो होता है वो खुलता कब है भाई, दिन में खुलता है। तो देखो, कोई चीज़ का कॉन्सेप्ट अगर आप हम सेट करके पढ़ोगे तो क्या होगा, वो आप दिमाग से उड़ेगा नहीं, भूलेंगे नहीं अक्सर। इसलिए मेरा ये होता है कि बच्चों को जो भी हो सके वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे बताया जाए, एक कहानी से रिलेटेड करके बताया जाए, ताकि बच्चों को हमेशा के लिए उसका सेट हो जाए। तो रंध्र का कार्य प्रणाली, रंध्र खुलता भी और बंद भी होता है। तो रंध्र खुलता कब है, दिन में खुलता है, क्योंकि दिन में उसको सौर ऊर्जा मिलता है, खाना मिलता है, इसलिए वो दिन में खोल के रखता है। बंद कब होता है, रात में होता है। चलिए आइए पढ़ते हैं। रंध्र का खुलना या बंद होना रंध्र की द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। भाई जिस तरह हम लोग का कोशिका द्वार में होते हैं, जैसे नहीं होता, कोई अगर वीआईपी होते हैं तो उसके चारों तरफ सिक्योरिटी होते हैं, कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जाएगा उसको देखना होता है। उसी तरह रंध्र कोशिका का भी वही काम होता है, अंदर आने देना या नहीं आने देना है उस पर डिपेंड होता है। तो रंध्र का खोलना या बंद होना रंध्र की द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। जब आसपास की कोशिकाओं में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तब द्वार कोशिकाओं परासरण दाब के कारण फूल जाते हैं। जब कोशिकाओं में क्या होगी, अब पानी आ गया तो क्या हो जाएगा, पानी आने के कारण कोशिकाओं का जो परासरण दाब बढ़ जाएगा, और परासरण दाब जैसे बढ़ेगा तो कोशिका फूल जाएंगे, और जैसे ही कोशिका फूलेंगे तो वो फट ना जाए, इसके कारण क्या हो, कोशिका को जो पानी है वो अगले कोशिकाओं में भेजना पड़ता है, जिनके कारण को रंध्र को क्या करना है, खुलना पड़ता है ना। तो रंध्र खुलता कब है बच्चों, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो, दिन में। रंध्र खुलता कब है, दिन में। क्यों दिन में खुलता है, क्योंकि जो सूर्य का ऊर्जा है उसको दिन में ही मिलता है। अब आएंगे हम लोग रंध्र बंद कब होता है। जिस तरह अभी हम लोग वहां पे पढ़े थे रंध्र खुलता कब है, बस उसी का अपोजिट। जिस तरह हम लोग वहाँ देखें कि रंध्र खुलता कब है, जब पानी का मात्रा बढ़ जाता है, और जैसे ही पानी का मात्रा बढ़ता है परासरण दाब बढ़ जाते हैं, और परासरण दाब बढ़ने के कारण क्या होता है, कोशिका जो होता है वो फूलने लगता है, जिनके कारण कोशिका खुल जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि जब पानी की मात्रा कम हो जाती है तब परासरण दाब कम हो जाता है तथा कोशिका सिकुड़ जाती है। भाई उसी का जस्ट ऑपोजिट कि पानी का मात्रा यहाँ कम हो जाएगा, पानी की मात्रा कम होने से क्या होगा, परासरण दाब भी कम हो जाएगा, और परासरण दाब कम होगा तो क्या हो जाएगा, मीन्स पानी अगर कम हो तो क्या होगा, कोशिका सिकुड़ना चालू कर जाएगा, जिनके कारण सिकुड़ जाता है और वो रंध्र कोशिका क्या हो जाती है, वो बंद हो जाती है। आइए थोड़ा सा फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये तुम्हारा क्या है, रंध्र है, ये तुम्हारा खुला रंध्र का फिगर है। बंद कैसा होगा, ये जो तुम्हारा ओपनिंग है वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा कोशिका द्वार कहलाएंगे, द्वार कोशिका। ये जो हमारे जो डॉटेड दिख रहे हैं वो रंध्र कहलाएंगे, जिनके वही जो होल होते हैं, जिनके कारण क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, गैस बाहर निकलते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, यही के कारण, रंध्र के कारण। और ये जो तुम्हारे हरे हरे कलर के दिख रहे हैं वो हरित लवक होते हैं, जो पत्तियों में पाए जाते हैं। तो बच्चों मैंने अभी तक ये पढ़ा दिया कि विषम पोषी के प्रकार कितने होते हैं, प्राणी संपोषण के कितने प्रकार होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, फिर रंध्र क्या होते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होता है, खुला रंध्र कैसे हो जाता है, रंध्र बंद कब होता है, ये तो विभिन्न कॉन्सेप्ट था। बच्चों अगर अब इसका आगे का लेक्चर अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को क्या करना है, कमेंट में कमेंट करना और बताना है कि आगे का लेक्चर हम लोग को चाहिए। और हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड रह गया हो या कुछ क्वेश्चन अगर आ गया होगा सामने कि ये टॉपिक कैसे हुआ, या ये जो खुला है उसका पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, बंद होने का प्रोसेस क्या है, तो आप लोग ये वीडियो का कमेंट में बताएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।